क्या वाकई बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान अडयाला जेल के अंदर मौजूद नहीं है, उन्हें किसी और जगह मुंतकिल कर दिया गया है? क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा इस्लामाबाद जाने का फैसला कर चुकी है? वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निपटने के लिए क्या इकदाम उठा रही है? वफाकी हुकूमत ने उस दिन के एहतजाज के हवाले से क्या रिपोर्ट पेश की है? स्टॉक एक्सचेंज को पाकिस्तान की मईशत की मजबूत हड्डी करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसमें बेशरुबा इजाफा हुआ है, और वो होशरुबा इजाफा किन बुनियादों के ऊपर हुआ है? पाकिस्तान के अंदर सियासी मंजरनामे में क्या तंगदस्ती देखने में आ रही है या वो मजीद वसी होता दिखाई देगा? आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। इन तमाम सवालों का अहाता इसी व्लॉग में है, लेकिन बिल तरतीब होगा। बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की अडयाला जेल से मुंतकली के हवाले से हो रही है। बेशुमार दावे किए जा रहे हैं। जिस तरीके से फैसल वावडा साहब ने 2 दिन पहले ये बात की कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन उन्होंने वो मलबा उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ऊपर डाला था। मौजूदा सूरत हाल में सोशल मीडिया पे इस वक्त भरमार दिखाई देती है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अडयाला जेल से मुंतकिल कर दिया गया, और वो ये भी बात कर रहे हैं कि जिस दिन एहतजाज के लिए वहां पे गए थे उस दिन की यह कार्रवाई है। लेकिन मैंने एक बात की थी कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी तौर पे जो पशेमानी है या अंदरूनी तौर पे जो खलिफशार है और अंदरूनी तौर पे जो हजीमत है, उसको ख़त्म करने के हवाले से वफाकी हुकूमत कोई किरदार अदा नहीं करेगी। वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी जिस हद तक उसका फ़ायदा उठाया जा सके। कल उनके वकील मुलाकात के लिए गए तो मुलाकात पे वही बात अपनाई गई कि वो हमारे पास मौजूद नहीं है, थाना सेटेलाइट के जिस्मानी रिमांड में है, उनके सेल को थाना डिक्लेयर किया हुआ है, हमसे बात ना करें, उनसे बात कर लें। फिर अदालत ने दोबारा से हुक्मनामा जारी किया, फिर मिलने गए और फिर नहीं मिलाया गया। जब तक ये मुलाकात नहीं हो जाती तब तक ऐसी बातें जो हैं वो परवरिश पाती रहेंगी, ऐसी बातों को तूल दिया जाता रहेगा। आपको याद होगा कि माजी करीब में जब इन्हीं मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगी हुई थी तो उस वक्त ये भी कहा गया कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाने के अंदर जहर मिला दिया गया है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने की तैयारी हो चुकी है, डॉक्टर्स 4-4 बार उन्हें जाके देख चुके हैं। लेकिन फिर जब मुलाकात हुई थी तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने आकर बताया कि वो हशाश बशाश हैं, बिल्कुल ठीक हैं। फिर उनके ज़ाती मुआलिज ने भी जाके उनका मुआयना किया तो वो उस वक्त भी खबरें यही आई कि वो ठीक है। जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि अगर ये प्रेशर ना बनाया जाता तो ये मुलाकात ना करवाई जाती। मुझे ज़ाती तौर पर यह लगता है कि ज़राए से अगर जो बातें कंफर्म की हैं उससे भी यही नतीजा अखज़ होता है कि जब तक ये मुलाकात नहीं करवाई जाती तब तक इसी तरह की बातों को तूल दिया जाता रहेगा। वो प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल करते हैं कि इसके तनाजुर में मुलाकात करवा ली जाए। इन दिनों में मुलाकात का ना होना बुनियादी तौर पर बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मलबा बहुत से लोग दूसरों पर डाल रहे हैं, और जो वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी हैं या वफाकी हुकूमत के कुछ रहनुमा जो हैं वो भी बात जो है वो इमरान खान से हटा के दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं कि इमरान खान तो एग्री कर चुके थे कि संगजानी के मकाम पे चले जाएं। दूसरी बात ये कि बुशरा बीबी की तर्जुमान मिसाल यूसुफजई ने जिस तरीके से बातें की, उन्होंने जो ये कहा कि गाड़ी बदलने का कहा गया कि हम गाड़ी बदलते हैं, हम जाते हैं, राबिता करते हैं, और राबिता करने के बाद जो है वो फिर वापस आते हैं। तो वो राबिता करवाने के लिए लेके गए थे लेकिन पेशावर लेके निकल गए, वो खैबर पख्तूनख्वा में चले गए, वो मानसहरा चले गए, बुशरा बीबी उसके ऊपर अग्री नहीं कर रही थी। फिर खबरें ये मंजर-ए-आम पे आना शुरू हो गई कि मिसाल यूसुफजई से इस्तीफा लेने की बातें मंजर-ए-आम पे आ रही हैं। लेकिन ये सारी बातें तब तक चलेंगी जब तक ये मुलाकात नहीं होती। ये सारी कयासराइयां तब तक चलेंगी जब तक मुलाकात के बाद एक नया एलामिया, नया ऐलानिया, नया बयानिया नहीं मिल जाता, तब तक ये बातें होती रहेंगी। तो देखिए कि ये बातें करने वाले जब मुलाकात हो गई तो उसके बाद क्या मौकिफ रखेंगे, ये एक सवाल है। उस तक जितनी बातें, जितने मुंह हैं उतनी सुनते रहेंगे आप, लेकिन याद रखिए कि कुछ दिनों बाद मुलाकात हो जानी, तो जब मुलाकात होगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये एक अहम सवाल। दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या वाकई दोबारा इस्लामाबाद जाने का फैसला कर चुकी है? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी ने भरपूर तैयारी के साथ दोबारा इस्लामाबाद जाने का फैसला किया। पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो था वो वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें अरकान सूबाई और कौमी असम्बली ने शिरकत की। वज़ीर आला ने पुरएतमाद तौर पे इजहार किया। इजलास में इस्लामाबाद में पीटीआई कारकुनों के ऊपर तशद्दुद जो किया गया था उस पर मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू हुई, और इस्लामाबाद के
गुज़श्ता एहतजाज से मुतल्लिक अरकान असम्बली ने अपनी तजावीज़ कमेटी के सामने रखी हैं कि अब हमें किस तरीके से जाना है। पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी ने मरकजी क़यादत से नाराज़गी का इजहार करते हुए इस्तिफ़सार किया है कि जब डी चौक में हम पहुंच चुके थे तो मरकजी क़यादत कहां और क्यों गायब थी। अरकान असम्बली मरकजी क़यादत से नाराज़ है और मरकजी क़यादत डी चौक में गायब हुई रही, वो वहां पर दिखाई नहीं दे रही थी। अब इस ज़मन के अंदर जो तकरीरें कल हुई हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, वो खतरनाक साइन दे रही है, वो कोई अच्छा साइन नहीं दे रही। अगर इस तरीके से तकारीर होंगी तो मुज़ाकरात का रास्ता कोई नहीं अपनाया जाएगा तो इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान को नुकसान होगा। होशमंदी दानिशमंदी का इस वक्त इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है कि उसी का दामन थाम के रखना होगा। लेकिन बात यह, कुछ लोग कह रहे हैं कि 7 दिसंबर को दोबारा जो है वो इस्लामाबाद जाएंगे, लेकिन ये फैसला तो इब्तदाई तौर पर इन्होंने किया है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई मुलाकात नहीं है, तो क्या यह भी प्रेशर टैक्टिक है कि इसी को बुनियाद बना के वो दोबारा मुलाकात करवाएं? क्योंकि मैं ये बात कर रहा हूं कि ये प्रेशर टैक्टिक्स माजी में भी इस्तेमाल होते रहे, अब भी हो रहे हैं। किस हद तक कारगर रहेंगे एक सवाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अंदरूनी खलफशार जो है ये एक मुलाकात के बाद भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि तयक्कुन कारकुनान का अगर लीडरशिप पे नहीं है तो उस लीडर के ऊपर तो है ना कि जो वहां पर मौजूद है। अब उससे मुलाकात जब तक नहीं होती तब तक ये मुतजाद खबरें आप तक पहुंचती रहेंगी और इसी तरीके का मंजरनामा वज़ा किया जाता रहेगा। दूसरी तरफ विफाकी हुकूमत क्या कहती है? विफाकी हुकूमत में वज़ीर इत्तलात जो है वो आके कहते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई ने फेक न्यूज़ का बाजार गर्म कर रखा है और अब लाशों की सियासत की जा रही है। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर लगाई जा रही हैं। जिस शख्स को कहा जा रहा था कि कंटेनर पर नमाज पढ़ रहा था, विफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं वो टिकटॉक बना रहा था। वो कहते हैं इस मरतबा मौसर प्रोसिक्यूशन से मुल्ज़िमान को लाजमी सजाएं दिलवाएंगे, यानी माजी में मौसर प्रोसिक्यूशन नहीं होती रही। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान अमवात से मुतल्लिक बेबुनियाद और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीटीआई जो है ये कत्लेआम के नाम पर 2019 की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रही है। डी चौक का कहकर गजा की वीडियोस पोस्ट की जा रही हैं। अता तारड़ साहब ने कहा कि पीटीआई अपने फरार की शर्मिंदगी से बचने के लिए लाशों की सियासत कर रही है और पीटीआई अब तक हलाकतों का कोई सबूत सामने नहीं लिया, कोई वीडियो और कोई कवायद पेश नहीं कर सकी। कभी 100 लाशें होती हैं, कभी 16 हो जाती हैं, कभी 5 हो जाती हैं। पीटीआई वाले राह चलते जनाजा दिखाते हैं, वहां अपनी पार्टी का झंडा लगा देते हैं, जबकि पिम्स और पोली क्लिनिक का बयान है कि उनको कोई लाश नहीं मिली। हमारे विफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि आपके लोग AK-47 से फायरिंग कर रहे थे, तमाम टीवी चैनल्स ने उनको भागते हुए दिखाया। जो रेंजर्स वाले शहीद हुए आपने उनकी वीडियोस तो पोस्ट नहीं की, 3 रोज हो गए। पीटीआई सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग की वीडियो अब तक सामने क्यों नहीं लेके आई? उन्होंने ये भी कहा कि झूठे बयानिए से मईशत डीरेल नहीं होगी, कोई मंतकी अंजाम से नहीं बचेगा और गलत अदादोशुमार फैलाने वालों को जवाब देना होगा। यानी विफाकी हुकूमत को लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त गलत अदादोशुमार जो है वो कोट कर रहे हैं, गलत खबरें फैला रहे हैं और उनके खिलाफ भी घेरा तंग किया जाएगा। ये विफाकी हुकूमत की इंटेंशन इस वक्त दिखाई दे रही है। उधर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की दरखास्त जमानत को भी खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। उस तहरीरी फैसले में क्या लिखा है? एटीसी के जज मंजर अली गुल ने जिना हाउस के मुकदमे में 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के तहरीरी फैसले में यह कहा गया है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम आदमी नहीं है। बानी पीटीआई का बयान अपने वर्कर्स और सपोर्टर्स के लिए अहमियत रखता है। पार्टी की दूसरी क़यादत चेयरमैन या बानी का बयान मुस्तरद करने का सोच नहीं सकती। बानी पीटीआई कसूरवार है। अदालती फैसले में यह लिखा कि पुलिस के मुताबिक उसी रोज दर्जनों जलाओ घेराव के वाकयात हुए। मुजाहिरीन ने सिर्फ फौजी तनसीबात, सरकारी इदारे और पुलिस एहलकारों पर हमले किए, किसी प्राइवेट इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले में कहा गया कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक ये जो साजिश थी ये दरखास्त गुजार की जमान पाक रिहाइश गाह से रचाई गई। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि जिना हाउस में आग से कीमती सामान जल गया। सरकारी वकील के मुताबिक मुल्जिमान को मौके से गिरफ्तार किया, जिनसे पेट्रोल बम और लाठियां बरामद हुई। वो 50 मुल्जिमान थे, बाकी मुल्जिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। अदालत को बानी पीटीआई को जमानत देने का कोई जवाब नहीं मिला। अदालत बानी पीटीआई की जमानत मुस्तरद करती है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 27 नवंबर को बानी पीटीआई की दरखास्तें मुस्तरद कर दी थीं और जज मुजफ्फर अली साहब ने जिना हाउस समेत 8 मुकदमात में फैसला सुनाया था। आज उसका मुफस्सल जो फैसला है, तहरीरी फैसला, वो जारी किया गया। अब इससे आने वाले दिनों में
इस तरह के जो केसेस हैं जिसमें एक और जज साहब के आईनी बेंच में शामिल होने के हवाले से भी इत्तलात है, जो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया है, देखिए कि क्या उसमें भी 9 मई के मुकदमात लगते हैं या नहीं लगते। उधर हमारे वजीर दिफा साहब ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा कि पीटीआई ने 3 बार विफाक पे चढ़ाई की, लेकिन हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का कोई इरादा नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद से गिरफ्तार पीटीआई कारकुनों की वीडियो बयान पेश किए, जिसमें गिरफ्तार पीटीआई कारकुनान ने बताया कि उन्हें पैसे देकर धरने में लाया गया था। यह भी कहा कि इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करनी है। हमारे वजीर दिफा कहते हैं कि गिरफ्तार कारकुनों का वीडियो बयान में यह कहना था कि गाड़ियों में पत्थर मौजूद थे, पेट्रोल बम बनाए जा रहे थे और तोड़ फोड़ के दौरान ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि एहतजाज के दौरान किसी शहरी के जाँ बहक होने की शहादत नहीं मिली। तमाम लीडर मुतजाद बयानात दे रहे हैं, अगर इनके पास कोई सबूत है तो पेश करें, पहले कम से कम आपस में मुशावरत तो कर लें कि कितने बंदे मरे हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि पीटीआई ने 3 बार वफाक पर हमला किया, लश्करों के जरिए हुकूमत नहीं हो सकती। बानी पीटीआई ने एस्टैब्लिशमेंट के गिरबान पर हाथ डाला, फिर कहा मुज़ाकरात उन्हीं से करने। उन्होंने यह भी कहा कि वीडियोस मौजूद हैं कि ये लोग इस्लामाबाद से फरार हुए, अब केपी से आइंदा विफाक पे कोई हमला नहीं होगा। यानी विफाकी हुकूमत ये सोच रही है कि जो हमला हो चुका अब उसके बाद ये हमला मजीद नहीं करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क्या सोच रही है वो मैंने आपको आगाज़ भी बता दिया। अब इस पूरे मंजरनामे में अगर देखा जाए तो एक दिन कहा गया कि स्टॉक एक्सचेंज 3500 पॉइंट्स नीचे चली गई, अगले ही दिन 4500 पॉइंट्स ऊपर चली गई, फिर ये कहा गया कि अब जो है वो मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है और तारीख में बुलंद तरीन सतह जो है हमने अचीव कर ली है। स्टॉक एक्सचेंज में असल हुआ क्या है वो आपको बताऊं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता कई महीनों से तेजी के रुझान के बाद जुमेरात की सुबह कारोबार के आगाज पर ही केएस 100 इंडेक्स ने 1 लाख पॉइंट्स की सतह उबूर की थी, जो मुल्क की तारीख में इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह है और पहली बार पाकिस्तान का 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स की सतह से ऊपर गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की इस परफॉर्मेंस को हुकूमत की जानिब से मुल्की मईशत में बेहतरी का इशारा करार दिया गया। शहबाज शरीफ साहब ने भी कौम को मुबारकबाद दी कि स्टॉक एक्सचेंज तारीख में पहली मरतबा 1 लाख पॉइंट से तजावुज कर गया। हुकूमती पॉलिसीज पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के भरोसे की यह अक्कासी करता है। इस संगे मील को अबूर करने के लिए हुकूमती मुआशी टीम और मुल्क में सरमायाकारी के फरोग के लिए मसरूफ अमल हुक्काम जो है वो वज़ीर आज़म के मुताबिक लायक तहसीन है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत हमने कुर्बान की और अल्लाह के फजलो करम से ये कुर्बानी रायगा नहीं गई। स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में गुज़श्ता चंद महीनों में बहुत तेजी देखी गई है। गुज़श्ता साल के इख्तिताम पर मार्केट का इंडेक्स जो था वो 62,500 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था और गुज़श्ता माह के दौरान इंडेक्स में 37,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है 11 माह के दौरान, जो माहिरीन के मुताबिक स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में किसी एक साल में होने वाला रिकॉर्ड इजाफा है। 2022 के इख्तिताम पर स्टॉक मार्केट्स की जो पॉइंट्स थी वो 40,000 की सतह पर बंद हुई थी और इसका मतलब यह है कि सिर्फ 2 साल में इंडेक्स में 60,000 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज की तादाद लगभग 650 है। इन तमाम कंपनीज के शेयर्स की मार्केट में खरीदो फरोख्त होती है। स्टॉक मार्केट का बेंचमार्क केएससी 100 इंडेक्स मार्केट की 100 बड़ी कंपनीज पर मुश्तमिल है, जिनके शेयर्स की कीमतों में रद्दोबदल की बुनियाद पर इस इंडेक्स में उतार चढ़ाव होता है। सादा अल्फाज में अगर बात करें तो केएससी 100 इंडेक्स के 1 लाख की सतह उबूर करने की वजह उन कंपनीज के शेयर्स की कीमत में होने वाला इजाफा है। गुज़श्ता साल के दादोशुमार का अगर तजिया किया जाए तो मालूम होता है कि कुछ कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में बेतहाशा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ऑटो शोबे की कंपनी साजगार के हिस्से की कीमत में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। इस कंपनी के शेयर्स की कीमत नवंबर 2023 में 169 रुपए शेयर्स की थी, जो इस वक्त 1100 रुपए फी शेयर्स ट्रेड कर रही है। यानी इस कंपनी के शेयर्स की कीमत में 550% लगभग इजाफा हुआ है। उसी तरह अद्वियात के शोबे की कंपनी जो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन है, उसके शेयर्स की कीमत गुज़श्ता साल नवंबर में 82 रुपए फी शेयर्स थी, जो अब 350 रुपए फी शेयर से ऊपर चली गई है और उसमें होने वाला इजाफा 300% के लगभग है। उसके अलावा फर्टिलाइजर बिन कासिम, उसके शेयर्स की कीमत नवंबर 2023 में 18 रुपए थी, जो अब 80 रुपए तक पहुंच चुकी है। यह इजाफा भी 250% से ज्यादा है। इसी दौरान में होंडा एटलस कंपनी के शेयर्स की कीमत जो है वो भी 300 से बढ़कर 860 रुपए हो गई है, जबकि फर्टिलाइजर कंपनी के शेयर्स की कीमत में 170% तक इजाफा हुआ है। एयरलिंक कंपनी के शेयर्स की कीमत में 1 साल में 150% से ज्यादा इजाफा हुआ है। नेशनल बैंक के शेयर्स की कीमत में 140% से ज्यादा इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में होने वाले इजाफे को हुकूमत की जानिब से एक मुस्बत माशी इशारिया करार दिया जाता है और इसे मईशत में बेहतरी का आगाज करार दिया जाता है। स्टॉक मार्केट में होने वाले इजाफे और उसकी मुल्की मईशत से ताल्लुक के बारे में मालियाती उमूर के माहिर जो हैं
वो ये राय रखते हैं कि स्टॉक मार्केट एक लीडिंग फैक्टर है, यानी ये इस तरफ इशारा करता है कि किसी मईशत की क्या सूरत हाल है। गुज़श्ता चंद महीनों से पाकिस्तान के मौशी अशारियों में बेहतरी नजर आई है, जिस पर स्टॉक मार्केट ने अपना मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया है। और स्टॉक मार्केट में इस वक्त 3.5 लाख के लगभग सरमायाकार काम करते हैं, जो पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी के लिहाज से बहुत छोटे इन्वेस्टर बेस है। चुनाचे इसलिए स्टॉक मार्केट में तेजी जो है वो क्या आम पाकिस्तानी के लिए मुआशी तौर पर अहमियत रखती है, इसके बारे में कहा जाता है कि बिलाशुबा सरमायाकारों की तादाद कम है, लेकिन स्टॉक मार्केट में तेजी की वजह से एक आम पाकिस्तानी की आमदनी तो नहीं बढ़ रही, लेकिन जो अवामल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इजाफे की वजह है वो एक आम पाकिस्तानी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, उनके लिए जो उन कंपनी से एफिलिएटेड हो या उनसे कोई फायदा उठाते हो। मिसाल के तौर पर मुल्क की मईशत में महंगाई की जो शरह है उसके अंदर हुकूमत कहती है कमी वाक़ हुई है, और यह मुस्बत इशारी है जिससे आम पाकिस्तानी को फायदा मिला। मुल्क की बरामदात में इजाफा हुआ है, मुल्क की फैक्ट्रीज में ज्यादा काम हो रहा है, एक आम आदमी को रोजगार फराहम किया जा रहा है। स्टॉक मार्केट मईशत की हालत को जाहिर करती है, तमाम शोबों में पेशरफ्त को जाहिर करती है, लेकिन इसका बैरोमीटर होता है, यानी अगर कोई बैरूनी सरमायाकार किसी खास शोबे में पैसा लगाना चाहता है तो वो देखता है कि उस शोबे की लिस्टेड कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, जिसकी बुनियाद पर वो कोई फैसला लेता है। गैर मामूली कारकर्दगी के बारे में मुल्की मईशत गिरावट के बाद इस साल बहाली के मरहले से तो गुजर रही है, लेकिन वो चंद कंपनीज जो हैं उनकी बेहतरी क्या पूरे तौर के ऊपर मईशत की बेहतरी गर्दानी जा सकती है, ये एक सवाल है। और इसका तमाम क्रेडिट क्या हुकूमत को ये भी एक सवाल है। और क्या इसी के सर पे अपनी सियासत बचाई जा सकती है, ये भी एक सवाल है। दुआ है कि पाकिस्तान में जो भी सियासत करे बेहतरी की तरफ गामसर। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।